और देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे युद्ध की। बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब में यूएस ड्रोन पर हमला, यूएस जो एम्बेसी है वहां पर हमला हुआ है ड्रोन से। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ड्रोन अटैक के तुरंत बाद की है, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें ईरान ने रियाद में भी अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन दागे हैं। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी एम्बेसी में आग लगी है। तो ये जो पूरा गतिरोध है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो यूएस एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो आप सोचिए कि कई जगहों पर जो एम्बेसी के लोग थे उनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे सतर्क रहने के लिए, क्योंकि ईरान लगातार यूएस के जो हॉट स्पॉट्स हैं, यूएस के जो स्पॉट्स हैं, चाहे वो दूसरे देशों में ही क्यों ना हो, उनको चुन चुनकर टारगेट कर रहा है, रिटेलिएशन मोड में आ गया है। तो लगातार ईरान की तरफ से बात कही गई है कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर वो भी सामने आती है जब ईरान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। और इस सब के होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने चौथे दिन, क्योंकि ये युद्ध लगातार जारी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है और कहा है कि अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है। बड़ी लहर जल्द आने वाली है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार ईरान ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। तो खामेनेई, उसके परिवार और कई सारे मंत्रियों की मौत के बावजूद भी फिलहाल अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक चेतावनी आई जा रही है सामने। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, "Oh well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored." I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. और ईरान से लगातार युद्ध के बीच इजराइल ने खुला मोर्चा एक और तरफ खोल दिया है। जी हां, साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से हमला किया गया। तो इजराइल से तस्वीरें सामने आई हैं। साउथ लेबनान में हमले के बाद में क्या कुछ होता हुआ नजर आया, आपको बता दें कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले में कई सारी जो इमारतें हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आया। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। और निशाने पर सिर्फ एक दो मुल्क नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर जैसे बैठा हो। इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला बोला है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली है। सबके मन में सवाल है कि गतिरोध कहां जाकर थमेगा। ना इजराइल, ना ईरान, ना अमेरिका कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अटैक की दहशत ऐसी है कि इजराइल के हमले की वजह से लोग डर से शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच कुवैत से खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबर है। कुवैत से रक्षा मंत्रालय ने ये पुष्टि भी कर दी है। वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें नजर आते हैं कि कैसे जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर मारा गया है। फाइटर जेट्स क्रैश की खबर है, अमेरिकी एयरबेस के पास क्रैश हुए हैं। रक्षा मंत्रालय जो कुवैत का है उसने इसकी पुष्टि कर दी है। 3 F-15 फाइटर्स को मार गिराया गया है। और युद्ध के बीच में इस तरह से F-15 फाइटर जेट्स का क्रैश हो जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई सारे अमेरिकी लड़ाकू विमान और भी हैं जो कि क्रैश हो गए हैं। हालांकि सभी पायलट सुरक्षित भी बताए जाते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी सेना के अड्डे के पास लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। क्रैश के वीडियो भी सामने आए, जिसे पायलट पैराशूट से इजेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर और खबरों को जानने के बाद में कि किस तरीके से न केवल इजराइल, ईरान, बल्कि अमेरिका को भी खासा नुकसान इस जंग के शुरू होने के बाद उठाना पड़ रहा है। आज चौथा दिन है, बावजूद इसके जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन जारी है। आगे F-15 फाइटर जेट्स, आपको हमने ये भी बताया था कि मिडिल ईस्ट में इससे पहले ही, यानी कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा इसकी तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन वो तमाम देश जहाँ पर अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, एयरबेस है, वहाँ पर भी अब अटैक लगातार जारी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मध्य प्रदेश के खजुराहो से आप देख रहे हैं हमारे साथ में। खबर आपको बताएंगे दुबई से, जहां पर एक बार फिर ईरान का हमला देखा गया। हाई राइज बिल्डिंग को अटैक किया गया है और जैसे यहाँ पर अटैक होता है उसके बाद ये तमाम जो बिल्डिंग्स थी उससे विस्फोट की आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे दुबई में बड़े बड़े इमारतों को निशाना बनाया गया। बुर्ज खलीफा के पास भी अटैक किया गया था। अब एक और तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो इस जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान लगातार जो है अबू धाबी को, दुबई को टारगेट कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बड़ी इमारत को कैसे ईरान के ड्रोन अटैक के द्वारा टारगेट किया गया, वो आप देख सकते हैं। ईरान ने दुबई के एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा को भी निशाना बनाया था और अब एक बार फिर से दुबई पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये गगनचुंबी इमारतें जिन पर हमला बोला गया। और इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान के इरबिल पर बड़ा हमला बोला है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ये हमला बोला गया है। भारी तबाही देखी जा रही है। लगातार इजराइल भी ताबड़तोड़ अटैक्स करने में आगे नजर आ रहा है। 550 से ज्यादा लोगों की इस बीच मौत की जानकारी है। ईरान के कई बड़े शहर जो कि इस वक्त इजराइल के निशाने पर हैं, चाहे तेहरान हो चाहे दूसरा इलाका हो। हमने आपको तस्वीरें अलग अलग शहरों से भी दिखाई थी। और अब देखिए इरबिल में यहाँ पर बड़े मिसाइल अटैक यहाँ पर इजराइल की तरफ से किए गए हैं। एक तरफ ईरान में बदला लेने की ठान चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमले हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। खबर अब आपको ईरान से बताएंगे। अपडेट वॉर से जुड़ा हुआ, जहां पर ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। इजराइल के द्वारा एक के बाद एक ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं। मिसाइल अटैक किए गए हैं और कई वहां पर जो इमारतें हैं, वहां पर जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है उसको निशाना बनाया गया है। मिनट दर मिनट वहां पर जो जंग की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। तेहरान में ताबड़तोड़ बम वर्षा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और इस बम वर्षा के बाद में पूरा तेहरान धुआं धुआं हो चुका है। ये धमाके लगातार यूं ही जारी हैं। इजराइल के फाइटर्स जेट्स बर्बादी बनकर ईरान के आसमान में कैसे मंडरा रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। तो इजराइल ईरान के बीच की जो जंग है वो अब चौथे दिन में पहुंच चुकी है। तो वहीं अब इस युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए डायलॉग डिप्लोमेसी की बात कही है। और क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा, आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर चिंता जताई। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पीएम मोदी ने साझा बयान के दौरान ईरान और इजराइल का नाम लेकर तो जिक्र नहीं किया, लेकिन वेस्ट एशिया में उपजे हालात पर भारत का स्टैंड जरूर क्लियर कर दिया। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कनाडा के पीएम के भारत दौरे के दौरान आया है। पीएम मोदी ने इससे पहले 2 अहम टेलीफोन वार्ताएं की हैं, जिसमें उन्होंने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की है, जिसमें पीएम मोदी ने दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की और दोनों देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की पूरी जानकारी भी ली। तो अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले बोल रहे हैं, जिस वजह से ईरान में पूरी तबाही मची हुई है। ईरान बर्बादी के कगार पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अभी तो ईरान में तबाही की लहर आना बाकी है।
अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी है। अमेरिका और इजरायली हमलों से पूरे ईरान में तबाही मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक करीब 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इतना सब होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि सेना ईरान के ऊपर जबरदस्त हमले कर रही है, लेकिन अभी असली हमलों की लहर आना बाकी है और अमेरिकी सेना इससे कहीं ज्यादा समय तक लड़ने की काबिलियत रखती है। Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया था और दुनिया ने इससे पहले ऐसा हमला नहीं देखा था। अयातुल्लाह खमेनेई मारा जा चुका है, जिसके बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता के खूनी इतिहास का अध्याय समाप्त हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा करने के लिए 4 हफ्ते का अंदाजा लगाया था, लेकिन हमने इसे महज 1 घंटे में ही कर दिखाया। इसलिए हम तय समय से बहुत आगे चल रहे हैं। We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. साथ ही ट्रंप ने इस दौरान ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों को जायज भी ठहराया और कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए नहीं मान रहा था और बहुत तेजी के साथ इस काम में लगा हुआ था। अगर हम हमला नहीं करते तो वो दिन दूर नहीं था जब ईरान के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों का जखीरा होता। ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुई जंग का आज चौथा दिन है। अब इन 4 दिनों में दोनों ही देशों की तरफ से इतनी ज्यादा बमबारी हुई है कि कई सारे जो शहर हैं वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लेकिन जंग के 3वें दिन इजराइल पर ईरान ने इतनी ज्यादा बम वर्षा कर दी कि खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को सामने आना पड़ा और ऑपरेशन रोरिंग लायंस को लेकर के जवाब देना पड़ा। पिछले 3 दिनों में ईरान के आसमान ने बारूद की वो बारिश देखी जिसने दशकों पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी। इजरायली वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत तेहरान की किलेबंदी को तिनके की तरह बिखेर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सर्जिकल डिकैपिटेशन था, जिसमें एक ही झटके में ईरान के रक्षा मंत्री और IRGC चीफ समेत 7 बड़े सूरमाओं का अस्तित्व मिटा दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा कौम, हाइफा, खोरमाबाद और इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान सरकार के कई दफ्तरों पर भी बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इन हमलों के बावजूद ईरान बैकफुट पर नहीं आया और उसने भी कुवैत, UAE, बहरीन समेत 8 से 9 उन खाड़ी देशों पर हमला किया जहां अमेरिकी बेस हैं। ईरान के इन हमलों में अमेरिका को भी भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इजराइल को। जवाबी पलटवार में ईरान ने इजराइल के शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी और इतने बम बरसाए कि इजराइल के तेल अवीव, यरूशलम और बेत शेमेश जैसे कई शहर खंडर नुमा हो गए। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ताजा हमले में इजराइल के बेत शेमेश शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है। 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर को उड़ाने के ईरान के दावे के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए हैं। उन्होंने मिसाइल हमले के स्थल का दौरा किया, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर हुए ऑपरेशन रोरिंग लॉयन को जायज ठहराया और कहा कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। משטר הטרור יורה על אזרחים ואנחנו יורים על משטר הטרור כדי להגן על אזרחים. זה הבדל עצום. זה חושף את הברבריות שלהם. כשאמרתי ברבריות, אמרתי, אני מזהיר כבר הרבה שנים, שמאיימים לא רק על ישראל,
וקוראים לא רק מוות לישראל ומוות לאמריקה. הם מאיימים על כל עמי האזור. הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור. आपको बता दें कि ईरान ने दावा किया था कि उसने 2 मार्च को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ये तक कह दिया कि उसकी ओर से इजरायली PM के ऑफिस को निशाना बनाने के साथ साथ इजरायली वायुसेना के कमांडर की मौजूदगी वाली जगह पर भी हमला किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है कुवैत से, जहां पर अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। ड्रोन हमला जो कि लगातार जारी है, मिसाइल से हमला लगातार जारी है और इसी कड़ी में खबर है कि अमेरिकी एयरबेस पे लगातार अटैक ईरान कर रहा है। F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। F-15 फाइटर जेट्स के गिरने की वजह से अमेरिका को खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कई सारे अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। हालांकि सभी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने भी यहाँ पर यह दावा किया है कि अमेरिकी सेना के एक अड्डे के पास में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। वहीं क्रैश के वीडियो भी सामने आया है जिसमें पायलट पैराशूट से निकलता हुआ देखा जा रहा है। तो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बताती है कि ये युद्ध कितना विध्वंसक हो चला है। कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स जो कि क्रैश हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विमान क्रैश हुए हैं वो अमेरिकी एयरबेस के पास हुए हैं। और इजराइल ईरान की जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि भारतीय जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी है। तो कई सारे जो रेस्क्यू फ्लीट्स हैं उनको रवाना किया जाना है। जानकारी के मुताबिक आज से जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स रवाना की जाएंगी जिसमें इंजन्स को रेस्क्यू करके वापस भारत में भेजा जाएगा। हजारों हजार की तादाद में वो तमाम भारतीय जो कि इस वक्त इन तमाम देशों में फंसे हुए हैं जहां पर युद्ध के हालात बने हुए, उनको निकालने के लिए जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल रिलीफ ऑपरेशन की योजना है। भारत के कॉन्सुलेट जनरल से संपर्क में एयरलाइंस हैं। इजराइल और अमेरिका की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और लगातार हमलों के चलते कई देशों में फ्लाइट्स की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ईरान समेत कई देशों में भारतीय भी फंसे हुए हैं जिनकी वतन वापसी के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल सिविल एविएशन मंत्रालय का कहना है कि इंडिगो ने फंसे हुए यात्रियों की वापसी को आसान बनाने के लिए आज से जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए रिलीफ ऑपरेशन की योजना बनाई है। हालांकि ये फैसला जरूरी मंजूरी और मौजूदा एयर स्पेस की स्थितियों पर निर्भर करेगा। जानकारी के मुताबिक इंडिगो यात्रियों के लिए जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के साथ सहयोग कर रहा है और साथ ही भारत और खाड़ी इलाके के बीच चलने वाली एयरलाइंस भी ऑपरेशनल और एयर स्पेस की शर्तों के आधार पर सीमित ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा सरकार ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही सभी एयरलाइंस को यात्रियों के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बनाए रखने और रिफंड, रीशेड्यूलिंग और यात्री सहायता से जुड़ी रेगुलेटरी जरूरतों का पालन करने की सलाह दी गई है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच में जंग लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा ये कहा गया है कि 5 नए S-400 डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा खरीदे जाने हैं। वायुसेना की तरफ से जो प्रस्ताव था उसको रक्षा मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है और अब रूस के साथ इसको लेकर के चर्चा, नया टेंडर जारी होगा। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत किया जा रहा है। अभी जो हालात ग्लोबली बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी ये कदम उठा लिया है और सबसे बड़ी बात है इसको लेकर के चर्चा इस वक्त जोरों पर है। और देखिए इससे पहले भी भारत के द्वारा S-400 को लेकर डील की जा चुकी है। एक बार फिर से भारत के द्वारा ये बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा ताकि जितनी भी मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके आसमान में ही ध्वस्त किया जा सके और एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होने वाली है। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी अब बहुत सुना होगा, लेकिन अब जो बड़ी योजना है वायुसेना ने दरअसल एक प्रस्ताव बनाया जिसको रक्षा मंत्रालय ने मंजूर कर दिया। इजराइल ईरान के जंग के बीच भारत ने हवाई ताकत को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा मंत्रालय जल्द ही भारतीय वायुसेना के उस प्रस्ताव को मंजूरी देगा जिसमें रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की बात कही गई है। इसको लेकर रूसी पक्ष के साथ चर्चा जारी है और जल्द ही एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर तैनात किया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 5 से 6 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट और एक जासूसी प्लेन को मार गिराया था। भारतीय वायुसेना ने इसे गेम चेंजर कहा है। वायुसेना अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर भी विचार कर रही है। भारत और रूस ने 2018 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए एक डील साइन की थी। भारत भी अपनी इन्वेंट्री में और S-400 स्क्वाड्रन जोड़ने पर विचार कर रहा है और रूस से मिसाइल सिस्टम के बाकी 2 स्क्वाड्रन सप्लाई करने के लिए कहा है, जिनमें से 3 पहले ही शामिल और ऑपरेशनल हो चुके हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भी मशहूर प्रोजेक्ट कुशा के तहत अपना खुद का लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि सामरिक रूप से इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इस जंग के हालात के बीच पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत एक बार फिर से उस पर हमला न कर दे, जिसकी वजह से वो बातचीत की बात अब करने लगा है। वहीं राष्ट्रपति जरदारी ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी जंग को लेकर दे दी है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में लगातार जंग के मैदान में मार खाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत से भी एक बार फिर से पंगा लेने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। सबसे अहम यह भी हो जाता है कि पाकिस्तान, जो कि इस वक्त आप देखिए कई फ्रंट पर किस तरीके से बैकफुट पर है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, जहां पर BLA लगातार BLA की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत भी उस पर हमला न कर दे। पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान भारत पर युद्ध की तैयारी करने का अनर्गल आरोप लगाया। जरदारी ने एक तरफ तो हमले के डर को देखते हुए भारत से बातचीत का राग अलापा, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जरदारी हेकड़ी दिखाने से भी बाज नहीं आए। PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत को पाकिस्तान के परमाणु शक्ति होने की गीदड़ भभकी भी दी। बतौर राष्ट्रपति जरदारी 9वीं बार नेशनल असेंबली के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। शांति का राग अलापते हुए राष्ट्रपति अपने आवाम को खुश और गुमराह करने के लिए अपने पूरे भाषण में झूठ पर झूठ बोलते रहे। पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। उसके बाद एयरबेस को धुआं कर दिया गया था। वहीं अफगानिस्तान के हाथों भी मुनीर की सेना तालिबान के लड़ाकों से पिट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट पीछे नहीं रहे। गौर करने वाली बात यह रही कि जरदारी अपनी भड़ास निकालते रहे और उधर विपक्ष उनके खिलाफ नारे लगाता रहा। गो जरदारी गो और खान को रिहा करो के नारों से पाकिस्तानी संसद गूंजती रही। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर फ्रंट दुनिया में खुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जंग का मैदान खुला हुआ है। दोनों ही देशों के बीच में बमबारी 6 दिनों से ज्यादा के वक्त से जारी है। इधर अफगानिस्तान ने एक दावा कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जिस एयरबेस पर भारत ने हमला बोला था, वो एक बार फिर से थर्रा उठा है। आप देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां तय हो जाएगा कि कौन किस पर भारी है। दोनों देशों के बीच अस्थिरता का माहौल अब 6ठे दिन भी लगातार जारी है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने अफगान लड़ाकों के निशाने पर हैं, जिन्हें टारगेट कर मिट्टी में मिलाने का काम अफगानिस्तानी सेना लगातार कर रही है। और जिस जंग का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, अब उसका खात्मा अफगान लड़के करते दिख रहे हैं। जिस तरह से डुरंड लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश अटैक पोजीशन में हैं और लगातार गोलीबारी जारी है, उसे देखकर लगता है कि अफगानिस्तान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान चाहे जितनी एयर स्ट्राइक कर ले, अफगानिस्तान ना पीछे हटने वाला है और ना ही हार मानने वाला है। हालांकि अब तक की जंग में दोनों देशों का कहना है कि उनकी सेनाएं सीमा पार एक दूसरे की चौकियों को निशाना बनाने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कराची तक अफगानिस्तान के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं और अफगानिस्तान ने यह दिखा दिया है कि भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हों, लेकिन जंग में फतह कैसे हासिल करनी है, ये अफगानिस्तान की सेना बखूबी जानती है।
अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया है और न सिर्फ रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस बल्कि क्वेटा में 12वीं कोर मुख्यालय भी अफगानिस्तानी सेना के हमले से दहल चुका है। और अब इस युद्ध का अंत क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक की जंग में अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान को छलनी छलनी कर दिया है।